नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय जुडिशियल रिव्यू? क्रिटिकली इवेल्युएट जुडिशियल रिव्यू पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। या न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख कीजिए। What is judicial review? Discuss the judicial review in India. या न्यायिक पुनरावलोकन की जगह न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? उच्चतम न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया है? What do you mean by judicial review? How has this power used by Supreme Court? ये उच्चतम न्यायालय एक ही हुए हैं भारत में, दिल्ली में, नई दिल्ली में, और उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में एक एक अलग अलग होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट एक ही है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा। कार्यपालिका जो नीतियां बनाती है और व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, उन्हें उनकी संवैधानिकता की जांच करने और संविधान का उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें निरस्त करने की जो शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, वो कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन। E.S. कार्विन ने इसकी परिभाषा दी है कि न्यायालयों की वह शक्ति जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और व्यर्थ समझते हैं। ये शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। न्यायमूर्ति मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसन इस केस में न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या यह एक लिखित संविधान द्वारा निषिद्ध किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या नहीं। वास्तव में यह निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है कि कानून असंवैधानिक है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के इसी अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। ये न्यायमूर्ति मार्शल बताते हैं। अब बात करते हैं भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र की। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में स्पष्ट संवैधानिक उपबंध नहीं है। कुछ प्रावधान हैं जिनसे न्यायिक पुनरावलोकन की पावर मिलती है, परंतु स्पष्ट कोई प्रावधान लिखा हुआ नहीं है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे लिखित तथा कठोर संविधान, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन तथा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की मौजूदगी के कारण न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत गतिमान है। किस किस के कारण? एक तो कठोर संविधान, लिखित तथा कठोर संविधान, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन तथा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की मौजूदगी के कारण न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत गतिमान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 246, 226, 245, 368 और 132
इनमें न्यायिक पुनरावलोकन के लक्षण देखे जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग करते हुए संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि ऐसा होगा, लेकिन इनमें लक्षण देखे जा सकते हैं जिनके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों में न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का सुदृढ़ आधार उपलब्ध है, जिससे परोक्ष रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 4, संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों को बंधनकारी होगी, अनुच्छेद 4। उसके बाद अनुच्छेद 13 की बात करें, संविधान के इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 32 की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अनुच्छेद के द्वारा अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और इन नियंत्रण के अंतर्गत ही संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगा सकती है। तो इस तरह से इस अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को पावर दी गई है कि किस तरह से, किस कारण पर वो मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर वह किसी कानून को अवैध घोषित कर सकती है, और संसद के द्वारा भी मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इन नियंत्रणों के अंतर्गत ही संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगा सकती है। अनुच्छेद 246, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और राज्यों की विधायी सीमा का उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार या संघ किस सीमा तक कानून बनाएगा और राज्य किस सीमा तक बनाएगा। यदि कोई भी संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। मान लीजिए कोई कानून है, वो कोई विषय है, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, कोई राज्य उस पर कानून बना देता है और केंद्र सरकार कोर्ट चली जाती है, तो वो अवैध घोषित किया जा सकता है। कोई कानून स्पष्ट रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और वो कोई राष्ट्रीय महत्व का भी नहीं है और किसी तरह का कोई कारण नहीं है जिससे केंद्र पर कानून बना सके, फिर भी केंद्र कानून बना देती है, तो राज्य सरकार जो है उसको अवैध घोषित करवा सकती है कोर्ट में जाकर। अनुच्छेद 368, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई संविधान संशोधन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया निश्चित की गई है, अगर उस प्रक्रिया का पालन करते हुए संविधान संशोधन नहीं किया गया है तो कोर्ट उसे अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 131 और 132, अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है तथा अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील के बारे में बताया गया है। तो 131 में तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है और 132 में संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के बाद कि किस तरह से कोई व्यक्ति या संस्था किसी न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद उस न्यायालय के द्वारा अगर प्रमाण पत्र दे दिया जाता है अपील के लिए, अपील के संबंध में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील कर सकता है। अनुच्छेद 132 से 136 में सब बातें बताई गई। इस अनुच्छेद के अनुसार ऐसे मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 132 एवं 131 में सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में संसदीय प्रभुसत्ता के बजाय संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। इसी कारण न्यायालय को संसद के कार्यों की वैधता की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई। अब बात करें हम न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति की, तो पहला है पॉइंट इसका समझने के लिए सीमित क्षेत्र। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रकृति को समझने के लिए हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं सीमित क्षेत्र। भारत के संविधान में संघ और राज्य के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ किए जाने तथा प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ उसकी सीमाएं संविधान में ही दिए जाने के कारण अमेरिका की तुलना में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये केंद्र सरकार कानून बनाएगी इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और उसके साथ ही मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो सारी बातें पहले से ही संविधान में होने के कारण न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता कम पड़ती है और उसकी शक्ति है वो सीमित हो जाती है। विधायी क्षमता का सिद्धांत। विधायी क्षमता का सिद्धांत। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने विधान पालिकाओं की संविधान में दी गई क्षमता के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया है, तथापि उसने उन गौण विषयों को भी व्यवस्थापिका की विधायी क्षमता में स्वीकार किया है जिन्हें युक्ति युक्त ढंग से इसके अंतर्गत लाया जा सकता है। विधायी क्षमता के सिद्धांत से मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विधान पालिकाओं की संविधान में दी गई क्षमता के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया है अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने, फिर भी इसने उन गौण विषयों को भी व्यवस्थापिका की विधायी क्षमता में स्वीकार किया है जिन्हें युक्तियुक्त ढंग से उसके अंतर्गत लाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट अनावश्यक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हुए संसद या व्यवस्थापिका को रोकती है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कानून के वैध और अवैध भागों को अलग करने का अधिकार है कि कौन कौन से वैध और कौन कौन से अवैध हैं। उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत। उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय ने नए तथ्यों के प्रकाश में अपने पूर्व निर्णयों को रद्द किया है। अगर कोई नई बातें आती हैं तो पहले के निर्णय रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं की। इसे कहते हैं उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत। मान लीजिए पहले कोई डिसीजन दे दिया, उसके बाद फिर कुछ समय बाद कोई केस आता है और उसमें नई बातें सामने आती है जो उसके पहले के दिए गए निर्णय के विरुद्ध है, तो फिर वो उसे रद्द कर सकती है और नया निर्णय दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक परिकल्पना का सिद्धांत। संवैधानिक परिकल्पना का सिद्धांत। न्यायालय किसी कानून को तब तक अमान्य नहीं ठहराता जब तक उसकी असंवैधानिकता निश्चित और निर्विवाद न हो जाए। जहां तक बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाए कि असंवैधानिक है तब तक उसको अमान्य नहीं ठहराता। अब बात करें आलोचनाओं की, न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं। जब जन इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं, आलोचनाओं का पहला पॉइंट है कि ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कानूनों की वैधानिक समीक्षा तक ही होना चाहिए, लेकिन जब जन इच्छा की अभिव्यक्ति का आधार लेने लगता है तो सुधारवादी योजनाएं अवरुद्ध हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कानून या किसी नीति कार्यक्रम से शिकायत है तो वो कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगा दे, तो वहां पर कानूनों की वैधानिक समीक्षा इसलिए केवल डिसीजन नहीं दिया जाना चाहिए कि ये ज्यादा जो जनाधार है वो इसकी डिमांड कर रहा है। जो तथ्यों के आधार पर, संविधान के आधार पर जो सही है उसी को ध्यान में रखते हुए कानूनों की वैधता की समीक्षा की जानी चाहिए। अगला है पॉइंट अनुदारवादी शक्ति के रूप में।
अनुदारवादी शक्ति के रूप में। तो न्यायाधीशों का दृष्टिकोण प्राय रूढ़िवादी, कुलीन व उच्च वर्गीय होने के कारण न्यायपालिका की यह शक्ति अनुदारवादी रूप ले लेती है। अनुदारवादी मतलब जो उदार नहीं है, हर बात का विरोध करने वाला, सख्त। तीसरा है संसद व न्यायपालिका के बीच संघर्ष। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत प्राय सर्वोच्च न्यायालय अपनी संवैधानिक सीमाएं तोड़ने लग जाता है। ऐसा होने पर संसद व न्यायपालिका के बीच अनावश्यक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये आलोचनाएं हो जाती है न्यायिक पुनरावलोकन की। उसके बाद हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक सक्रियता, इसको भी हम देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता के, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता दो अलग अलग चीजें। न्यायिक सक्रियता से आशय है संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जन साधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन में, और इसमें डिफरेंस समझिए बहुत ध्यान से, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखिए न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें तो सीधे सीधे कार्यक्रमों, नीतियों और कानूनों जो बनाए जाते हैं उनकी वैधानिकता की जांच की जाती है, बस। न्यायिक सक्रियता थोड़ी अलग चीज है। इसमें अगर कोई सरकार या संसद या नेता या कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो कोर्ट जो है उसमें, या गलत कर रहा है तो कोर्ट जो है उसमें हस्तक्षेप करके उसे उस कार्य करने के लिए, अपने पद से संबंधित जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कह सकता है। भारत में न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को कर्तव्य पालन की दिशा में प्रवृत्त करने या मनमाना आचरण करने से रोकने का साधन है। यह न्यायिक पुनरावलोकन से आगे का एक चरण है तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ही विस्तार है। तो ये डिफरेंस है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन में जब कोई कानून बना दिया जाता है, कोई डिसीजन दे दिया जाता है, या स्वयं का हो या निजी कोर्ट का हो, तो उसकी जांच की जाती है कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं। ये सीधी सी बात है। न्यायिक सक्रियता में अगर कोई कार्यक्रम बनाया गया है, नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, या कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, या जनहित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो उसको करवाने का ये एक साधन है। ये इससे एक कदम आगे की स्टेप है। भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ 1980 के लगभग हुआ। देखिए जैसे न्यायिक सक्रियता से एग्जाम्पल हो गया, सरकार ने मान लीजिए भंडार एफसीआई के गोदाम भर रखे हैं और लोग भूखे मर रहे हैं, और सरकार जो है वो वितरण नहीं कर रही है, या कम नहीं कर रही है, कम दामों पर जनता उपलब्ध नहीं करवा रही है, तो वहां पर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। उसके अलावा किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और वहाँ का स्थानीय प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है, लोग मर रहे हैं, तो स्टेप लिया जा सकता है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार प्रॉपर स्टेप नहीं ले रही है, सरकार जो है कोई नीति नहीं बना रही है, कानून बनाने की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं करती नजर आ रही है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो डिसीजन ले सकता है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ 1980 के लगभग हुआ और समय के साथ साथ यह धारणा विकसित होती गई। वर्तमान में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख अंग बन गया है। अब इसकी उदय के कारण है कार्यपालिका की उदासीनता एवं निष्क्रियता। जब कार्यपालिका अपना कार्य ढंग से नहीं करती है, निष्क्रिय रहती है, तो फिर ये इसकी शुरुआत होती है। कार्यपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब ऐसा होता है। कार्यपालिका द्वारा स्वयं विभिन्न संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों को न्यायपालिका को सौंप दिया जाता है। जैसे कभी कभी गलत तरीके से मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल द्वारा बुलाना, इस तरह से। भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं भी न्यायिक सक्रियता को प्रोत्साहन देती है। जैसे कि अनुच्छेद 52 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है, इसलिए वह उनकी रक्षा के लिए परंपरागत व्यवस्थाओं से आगे निकलकर कार्य करती है।
इस संबंध में न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने कहा था कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका को दायर करना एक संवैधानिक अधिकार है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।